देखिए एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए पिछले वर्षों के कुछ महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर चल रहे हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं जो कि ज़्यादातर बार रिपीट होते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, ये दूसरा वीडियो है, ऑलरेडी पहला वीडियो हो चुका है। और एक चीज़ मैं अलग से फिर से बोलना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देंगे इस बार, उनके लिए देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण सेक्शन होगा वो करेंट अफेयर का होगा। क्योंकि करंट अफेयर से किसी भी एग्ज़ाम में अगर वहाँ पर जीके और करंट अफेयर पूछ रहा है तो लगभग लगभग कह सकते हैं कि 35 से 40% अकेले करंट अफेयर पूछ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और करंट अफेयर के ऊपर मैंने 2 वीडियो करा दिए हैं, आप उसको देख लीजिएगा। उसकी पीडीएफ भी आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है बताइएगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जेबी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने देश सार्क संगठन के सदस्य हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कितने देश सार्क संगठन के सदस्य हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर 8 देश जो है कि वो सार्क संगठन के सदस्य हैं। पहले तो ये जानिए कि सार्क संगठन का गठन कब हुआ, तो इसका गठन हुआ 1985 में, है ना। और जो वो 8 देश हैं वो कौन कौन से हैं सर जी, तो देखिए, पहला भारत है, दूसरा पाकिस्तान है, तीसरा बांग्लादेश है, चौथा श्रीलंका है, पांचवा नेपाल है, छठवां भूटान है, सातवां मालदीव है और आठवां सबसे लास्ट में बना है अफगानिस्तान। तो ये 8 देश जो हैं वो सार्क संगठन के सदस्य हैं और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1985 में। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं और क्वेश्चन अगला आपके सामने ये है कि किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण कराया। खजुराहो में मंदिर जो स्थित है वो काफ़ी फेमस है और ये जो है कि चंदेल वंश के राजाओं ने इसका जो है कि निर्माण करवाया। अगला है कि मध्य प्रदेश के किस जिले को ग्रेफाइट उत्पादन के लिए माना जाता है। तो मध्य प्रदेश का जो बैतूल जिला है वहाँ पर माना जाता है कि ग्रेफाइट उत्पादन यहाँ पर ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन आपका इंतज़ार कर रहा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन ये है कि सूर्य की किरणें भारत में कहाँ से विदा लेती हैं। विदा लेती हैं कि का मतलब कि आप इस सवाल को ऐसे भी पूछ सकता है कि सबसे लास्ट में सूर्यास्त भारत के किस राज्य में होता है ना। तो वो है गुजरात, है ना। अब देखिए, जो भारत का मैप इस प्रकार से बना हुआ, ये जो नीचे का हिस्सा है तो इधर है पूरब और इधर है पश्चिम, है ना। तो जब सूर्य इधर से उदय होता है, पूरब से सूर्य उदय होता है ना, तो सबसे पहले जो सूर्य की किरण भारत में एंट्री करती है तो वो है अरुणाचल प्रदेश। मेरी बात को समझिएगा, है ना। इधर जो है कि अरुणाचल प्रदेश है अपने भारत में, इधर से पूरब से। तो पहला राज्य कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। तो माना जाता है, ऐसा पता चला कि जो अरुणाचल प्रदेश में एक डोंग की घाटी स्थिति है ना, डोंग की घाटी, तो वहाँ पर सूर्य की पहली किरण पड़ती है ना। भारत में ऐसा माना जाता है कि भारत में सूर्य की पहली किरण कहाँ पर पड़ती है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है ना। अरुणाचल प्रदेश के डोंग घाटी में पड़ती है। ठीक, और सूर्यास्त जो होता है लास्ट में सबसे, वो कहाँ पर होता है, गुजरात में होता है ना। एक चीज़ और है कि आपको नहीं पता होगा तो बता दें कि जैसे यहाँ पर से और यहाँ से इतने ही दूरी में लगभग 30 मिनट का अंतर है। अब 30 मिनट का अंतर का मतलब ये नहीं हुआ कि यहाँ पर बजेगा 5 तो वहाँ पर बजेगा 5:30, ऐसी बात नहीं है। टाइम सेम होगा लेकिन सूर्योदय और सूर्यास्त का टाइम अलग होगा। अभी आप नेट पर सर्च कर सकते हैं कि सनराइज इन अरुणाचल प्रदेश एंड इसका टाइम नोट करिएगा, फिर सनराइज इन गुजरात, तो देखिएगा आपको लगभग लगभग आधा घंटा का या 25 मिनट का अंतर समझ में आएगा। मतलब कि अगर यहाँ पर सुबह 6:10 पर सूर्योदय होता है तो गुजरात में सुबह 6:40 पर सूर्योदय होगा। ठीक है, मेरी बात को आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ लेते हैं। अगला है कि एक मार्ग का संबंध है, बताइएगा एक मार्ग का किससे संबंध है। तो इसका जो संबंध है गुणवत्ता और क्वालिटी से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च अवस्थित है। तो ये जो अवस्थित है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नई दिल्ली में।
निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन होता है? तो यहाँ पर बता दें कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्नाटक में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन होता है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर फिर से आपका इंतजार कर रहा है। क्वेश्चन है कि समुद्र की गहराई मापने के लिए उपयोगी साधन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया हुआ है, साल 2019 में या आई थिंक 18 में ये क्वेश्चन रेलवे में भी आया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फेथोमीटर होता है ना, देखिए इसको हम जब याद किए थे ना तो इस प्रकार से याद किए थे। हमारे यहाँ एक आदमी हैं, उनका नाम है फैदो। उनका क्या नाम है? ऐसे ऐसे नाम तो होते ही हैं ना गांव में, फैदो ऐसा कुछ नाम है। तो मैं उस व्यक्ति को जब भी देखता था तो मैं ये चीज़ रिलेट करता था, फेथोमीटर। मैं ये सोचता था कि ये बंदा ऐसा है कि समुद्र की गहराई माप सकता है, इतना पावरफुल आदमी है। लेकिन वो था एकदम चिल्लर टाइप का। लेकिन भाई अपने को याद करना है तो चीज़ों को किसी न किसी से रिलेट कर लीजिए, है ना। अब कहाँ समुद्र की गहराई और कहाँ फेथोमीटर, कभी याद होता हमको? नहीं ना होता। लेकिन हमने क्या किया कि इस चीज़ को रिलेट कर दिया। तो अब जब भी उसको देखते थे तो याद हो जाता था। तो अभी भी जब ये चीज़ हम पढ़ आपको बता रहे हैं तो उस व्यक्ति का चेहरा नज़र आ रहा है हमें, है ना। याद करने के सबसे आसान तरीका है, जैसे मैंने विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है या स्वास्थ्य दिवस कैसे मनाया जाता, कब मनाया जाता है, तो इस चीज़ को जब मैं याद करता था तो हॉस्पिटल या एम्बुलेंस को देख करके याद कर लेता था। जब भी हॉस्पिटल दिखता था तो मुझे वो डेट याद आता था, है ना। तो ऐसी चीज़ों को रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। खैर, ऑप्शन नंबर बी। मैं ज़्यादा तो टाइम आपका फालतू नहीं ले रहा हूँ, थोड़ी सी प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ। देखिए एग्ज़ाम का टाइम है, प्रेशर आप ले रहे होंगे, लेकिन इन सब चीज़ों के माध्यम से आपको चीज़ें जल्दी से याद हो जाती हैं और प्रेशर रिलीज होता है। अगला क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया, बताइएगा। हल्दी घाटी का युद्ध जो है किस वर्ष में लड़ा गया? तो ये 1576 में लड़ा गया। जलियांवाला बाग में गोली मारने का आदेश इन्होंने दिया, तो किन्होंने दिया? करजन नहीं, रॉलेट नहीं, लॉर्ड साइमन नहीं, जनरल डायर ने दिया, है ना। अब देखिए थोड़ी सी फिर से एक बार कहानी बता दूं। जब मैं जी के बात पढ़ाता हूँ ना तो खुद को रोक नहीं पाता हूँ, थोड़ी सी बहस ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि अगर आपको पढ़ना होता तो आप तो बुक से भी पढ़ सकते हैं ना। बैकग्राउंड समझिएगा। हुआ क्या था, बैसाखी का दिन था और तारीख थी 13 अप्रैल, सन था 1919। तो वहाँ पर जलियांवाला बाग पार्क में, अमृतसर में पड़ता है ना, अमृतसर में वहाँ पर मेला लगा हुआ था, बैसाखी का समय था। तो ये जो भारतीय हैं कुछ संगठन वहाँ पर ग्रुप बना के एक मीटिंग चल रही थी। तो चूंकि मेला की वजह से ज़्यादातर लोग वहाँ पर गए थे तो उनको पता चला कि नहीं, भारतीयों ने मिल करके यहाँ पर कुछ मीटिंग वगैरह रखा है। तो कुछ अनजान लोग भी जो लोग मेला वगैरह देखने गए थे, घूमने गए थे, वो भी वहाँ पर चले गए थे, है ना। तो इसलिए की वजह से भीड़ काफ़ी इकट्ठी हो गई थी और प्लानिंग चल रही थी देश की आज़ादी को लेकर के, यही सब चीज़ों के बारे में प्लानिंग चल रही थी। तो वहाँ पर फिर एंट्री होती है जनरल डायर की। उसने क्या किया कि फोर्स लेकर के आया और उस पार्क में हल गया, और घुसने के बाद चारों तरफ से जो है कि अपनी फोर्स लगा दिया और उसने क्या किया, गोली मारने का आदेश दे दिया। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि लोग ऑन द स्पॉट मर गए, कितने घायल हो गए। और वहाँ पर एक कुआं भी था, उस कुएं में गिर के पूरा लाश से वो कुआं भर गया था। तो इसी जनरल डायर का बदला लेने के लिए बाद में अपने जो हिंदुस्तानी हैं इसको गोली मारा, ऐसा कुछ आगे का सीन है। लेकिन ये कहानी है। तो जनरल डायर यहाँ से इन्होंने आदेश दिया था ना। तो इसमें एक क्वेश्चन जो मैंने भी बात बात में आपको समझा दिया कि जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था, तो ये पूछता है तो इसको लिख लेंगे 13 अप्रैल सन 1919, इसीलिए मैंने कहानी सुनाया था आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्यसभा में बोरिंग लगेगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा सर आप समय बहुत लेते हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बता के आगे बढ़ेंगे। राज्यसभा में भारत का राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है, 12 सदस्य मनोनीत करता है। इसी 12 में आप देखते हैं कि कभी पता चलता है कि सांसद बन गए ये आपके सचिन तेंदुलकर, या ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो बिना चुनाव लड़े भी इस प्रकार के मनोनीत कर दिए जाते हैं। तो वो किसके द्वारा होते हैं? भारत के राष्ट्रपति द्वारा वो 12 लोगों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। अगला है कि आमतौर पर किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता था? तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता था। इसके पीछे भी एक कहानी है, कहे तो सुना दें। सुन लीजिए। कहानी ये है कि बचपन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की आँख जो थी ना उसके नीचे एक फोड़ा निकल गया था।
बहुत परेशान थे। किसी ने इनको बताया कि देखो भाई एक काम करो, अगर एक लोहा लोहा जो है ना, लोहे को अगर गर्म करके आप इस फोड़े में अगर इसको दाग दें उससे तो सही हो जाएगा। इन्होंने कहा कि अरे ये कौन सी बड़ी बात है। अब लेकिन सोचिए कि आँख के पास फोड़ा है, लोहा गर्म करके उस पर दागना है, तो भाई कठिन काम था। इन्होंने क्या किया कि लोहे को गर्म किया और वहाँ पर दाग दिया, बाद में ये फोड़ा वगैरह सही हो गया। तो एक लोहे से इनका नाम वहीं से रखा गया लौह पुरुष। एक बात, दूसरी बात एक और कहानी है, लौह पुरुष मतलब आयरन मैन होता है, तो अपनी बातों पर जो खरे उतरते हैं, पक्के उतरते हैं, ये भी कुछ कहानी इसमें है। लेकिन जो भी है रिलेट करने के लिए मैंने आपको बताया। महावीर का प्रथम शिष्य कौन था बताइएगा। महावीर का प्रथम शिष्य ऑप्शन डी होगा जमाली। अगला है कि नदी के तट पर पौधे क्यों लगाए जाते हैं। तो नदी के तट पर पौधे इसलिए लगाए जाते हैं कि सिल्टिंग हो और अपरदन को घटाने के लिए, है ना। जैसे मान लीजिए कि नदी ऐसे ऐसे मतलब ऊंचा टाइप रहता है ना, अपने यहाँ बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, भीटा की जैसे, तो ये बीच में नदी बहती है, तो इसलिए यहाँ पर पौधे लगाए जाते हैं, क्योंकि बारिश जब होती है तो बारिश डायरेक्ट गिरेगी तो ये जो मिट्टी है वो कट जाएगी, कट के नदी में जाएगी, तो नदी भी मतलब नदी भी अंदर से क्या होगी, भर जाएगी मिट्टी से, और कुछ मिट्टी नदी के साइड में चलेगी। मतलब कि ये जो साइड का जो वॉल की तरह है ना, दीवार की तरह, वो एकदम से ख़त्म हो जाएगी, अपर्दन हो जाएगा। तो फिर उसका जो नदी का बहाव है वो अपनी मार्ग से भटक सकता है। ये सारी चीज़ें इसलिए अपर्दन रोकने के लिए। लास्ट क्वेश्चन है कि संतोष ट्रॉफी का संबंधित है, तो संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है, क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, तो ये फुटबॉल से, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, है ना। आज तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, अगर सच में अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, तो आपके अंदर बहुत सी इच्छा है, बहुत ही जागरूक है आप, और बिल्कुल चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देखिए करंट अफेयर जो पहला मैंने कराया था, इस पर अंडरलाइट भी आ गया था, तो इसलिए हमने इसका PDF आपको टेलीग्राम पर भेज दिया है। 588 लोग इसको देख चुके हैं, डाउनलोड कर चुके हैं, तो आप भी देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपके जवाब देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में डियर स्टूडेंट, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।